हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SGD क्लासेस। अब इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं अपने चैप्टर 1 रियल नंबर्स के ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में पूछे गए हों, भले वो CBSE बोर्ड हो या UP बोर्ड हो। तो चलिए अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इर्रेशनल नंबर। इनमें से कौन एक इर्रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो अब हमें बताना है इनमें से कौन एक इर्रेशनल नंबर नहीं है, मतलब कि जो रैशनल है, मतलब जो रैशनल नंबर है हमें वो बताना है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से सभी ऑप्शंस को देखते हैं तो अगर हम x को देखें तो x देखिए हमारा √5 हो सकता है, x हमारा 2 भी हो सकता है, तो इसकी एक वेरिएबल वैल्यू है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा उसकी वैल्यू क्या है, तो ये रैशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। तो x तो हमारा आंसर नहीं है क्योंकि इसकी रैशनल वैल्यू भी हो सकती है। अब अगर हम बात करते हैं e की, तो e हमारा क्या होता है, e हमारा होता है यूलर्स नंबर। अब बहुत घबराने की बात नहीं है, इससे यूलर्स नंबर की एक सिंपल सी वैल्यू होती है जो कि होती है 2.71828459 ... इसका मतलब ये है कि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है यूलर्स नंबर का, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, मतलब ये एक इर्रेशनल नंबर है। इसका मतलब ई भी गलत हो गया। अब बात करें √5 की, तो ये तो अब आपको ऑब्वियस है, हमने पिछले चैप्टर में कवर भी किया था कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है बाय प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन मेथड से, तो √5 भी चला जाता है। तो अब एक ही ऑप्शन बचता है, वही सही होगा। थोड़ा सा समझ लेते हैं क्यों। देखिए जीरो जो है, जीरो को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0/1 के फॉर्म में, जहां पे जीरो हमारा हो जाएगा p और ये हो गया q। और हम जानते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स कि एनी नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकें और जहां पे q डिनोमिनेटर जीरो ना हो, तो वो रैशनल नंबर होगा। तो ऑब्वियसली हमारा जीरो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आप चाहिए तो वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा सा बेहतर एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं, अपना माइंड यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2 + √3 + √5 2 + √3 + √5 इज, ये कैसा नंबर है, हमें बताना है ये कैसा नंबर। क्या ये एक रैशनल है, क्या ये एक नेचुरल है, क्या ये एक इंटीजर है, क्या ये एक इनरैशनल है। अब आपको क्लिक हो गया होगा माइंड में बहुत इजीली कि ये एक इरैशनल है। थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे। हमें पता है कि कोई भी नंबर जो √p + √q के फॉर्म का होगा, जो √p + √q के फॉर्म का होगा, वो क्या होगा, एक इरैशनल होगा। हमने इसे लास्ट वीडियो में कवर किया, जहां पे p और q क्या है, p और q क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। p और q क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। यहाँ पे p और q क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर अब ये वैल्यू इरैशनल है और 2 हमारा रैशनल है, तो 2 एक रैशनल है और √3 + √5 एक इरैशनल है। इन दोनों का सम याद आया, द सम ऑफ अ रैशनल एंड एन इरैशनल इज ऑलवेज इरैशनल नंबर। ये भी हमारा क्या होगा, एक इरैशनल नंबर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। दिया गया है if m to the power n is equal to 32, हमें दिया है कि m की पावर n is equal to 32 और हमें बताना है m और n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, उनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अब हमें वैल्यू बतानी है n to the power mn की, हमें वैल्यू बतानी है n to the power mn की। ठीक है, तो जरा अब हम इसको देखें तो हम जानते हैं 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 216 28 24 22 21। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 to the power 5, 2 to the power 5। तो m to the power n is equal to 2 to the power 5। अब अगर हम दोनों साइड इक्वल टू के दोनों साइड कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो ध्यान से देखिए ये m क्या हो जाएगा 2 और n क्या होगा 5, राइट। क्योंकि m और n दो पॉजिटिव इंटीजर्स थे, तो हमने 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो 32 को लिख सकते हैं 2 to the power 5। अब अगर कंपेयर करते हैं LHS और RHS, तो हमें यहां से प्राप्त होता है कि m की वैल्यू है 2, m की वैल्यू है 2 और n की वैल्यू है
5। इतना तो क्लियर हो गया। बस अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें बस इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, n हमारा कितना निकल के आया 5, n हमारा निकल के आया 5, और m हमारा क्या है, m है 2, और n उसकी पावर मतलब कि आगे मल्टीप्लिकेशन में 5, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 2 2 5 10, और ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल, मतलब कोई नॉन जीरो रैशनल मतलब कोई ऐसा रैशनल नंबर जो कि जीरो नहीं है, और एक इरैशनल नंबर, एक इरैशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, बताइए, हमेशा इरैशनल होगा, हमेशा इरैशनल होगा। ऑप्शन ए। ये सब चीजें थ्योरी पार्ट में है, हमने सीखी हैं, तुरंत सोच के बता देना है कि हमेशा इरैशनल होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 2, एक हमारा रैशनल हो गया, नॉन जीरो, जीरो नहीं है, और प्रोडक्ट इसका हमने किया एक इरैशनल √5 से, एक इरैशनल से किया, तो ये क्या आएगा, ये पूरा नंबर क्या होगा हमारा, ये पूरा नंबर एक इरैशनल ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ, कौन से दो नंबर्स हैं हमारे, 480 एंड 720। आप चाहिए तो वीडियो पॉज करिए, उसे अपने आप से ट्राई करिए, ठीक है। चलिए, तो हमें HCF बताना है 480 और 720 का, और LCM बताना है, ठीक है। इन दोनों ही नंबर्स का HCF और LCM हमें बताना है। तो चलिए हम इनको फैक्टराइज कर लेते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अगर हम HCF निकालना चाहें तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 2 2 4, 2 4 8 0, राइट। इसी तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक। इस तरह से मैं लिखते जा रहा हूँ, 60 30 15 3 5 एंड 1। तो ये हमारा आ गया 480 का प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी तरह से अगर हम 720 का कैरी आउट करते हैं, 720 का कैरी आउट करते हैं, तो 2 3 6 6 0, राइट, 2 1 8 0, 2 9 0, 2 4 8 45, 3 1 3 15, 3 5 15 एंड 5 1 5। तो हमने ये क्या किया, दोनों का ही प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजीली हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों का ही प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग इस तरह से लिख लेते हैं। तो अगर हम 480 का देखें तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 2, एंड 1 टाइम 3 एंड 1 टाइम 5, 1 टाइम 3 एंड 1 टाइम 5, ठीक। इसी तरह से अगर हम 720 का करते हैं तो 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2, 4 टाइम्स 2, 4 टाइम्स 2, और 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 3, एंड 1 टाइम 5, एंड 1 टाइम 5। इस तरह से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया। अब HCF निकालना है, क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF हमारा कैसे आ जाएगा, HCF हमारा आ जाएगा, सबसे पहले तो आप कॉमन प्राइम फैक्टर ढूंढ लीजिए कौन कौन से हैं। तो कॉमन प्राइम फैक्टर हमारा 2 है, हमारा 3 है, और हमारा 5 है, और इनकी स्मॉलेस्ट पावर्स को हमें लिख देना है, हमें इनकी स्मॉलेस्ट पावर्स को। तो ध्यान से देखिए, 1 2 3 4, स्मॉलेस्ट पावर ये यहाँ पे 4 हो गई, 3 की स्मॉलेस्ट पावर ये 1, यहाँ देखिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 की स्मॉलेस्ट पावर 1 है, 5 की स्मॉलेस्ट पावर 1 ऑलरेडी दी गई है। तो HCF हमारा आ जाएगा 2 to the power 4 क्या होगा, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 into 3 into 5, राइट। तो हमारा HCF निकल के आएगा 48 into 5, दैट विल बी 240। तो HCF हमारा आ गया, क्या आ गया हमारा HCF, हमारा HCF निकल के आ गया, हमारा HCF आ गया, HCF इज इक्वल टू 240। अब हमें LCM बताना है, तो LCM बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन सा तरीका अपना सकते हैं, हमें दो नंबर्स का बता हुआ है, तो हम एक ट्रिक यूज कर सकते हैं जो हमने पीछे सीखी है। हम जानते हैं कि LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन HCF, और इस तरह से हम वेरी सिंपली कैरी आउट कर लेंगे हमारा रिजल्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 24 1 24 2 तो ये हो गया 48, एंड 720 when multiplied by 22 when multiplied by 2
इट विल बी 1440। हमारा एलसीएम भी आ गया। तो इस तरह से हम सिंपली कैरी आउट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। दोनों को अलग अलग से लिख लिया। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स देखिए, तो देखिए दोनों में ही 2 है, दोनों में ही 3 है और दोनों में ही 5 है, राइट। अब स्मॉलेस्ट पावर्स ढूंढनी है, स्मॉलेस्ट पावर्स ढूंढनी है। तो इसमें हम देखते हैं, तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पे 5 आ जाएगी, यहाँ पे 4, तो 4 स्मॉलेस्ट है, यहाँ पे 3 की स्मॉलेस्ट पावर 1 है और 5 की स्मॉलेस्ट पावर 1 है। तो HCF विल बी 240, HCF विल बी 240। फिर हमने ये यूज किया मेथड कि LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, हमारे नंबर्स हैं 480 एंड 720 अपॉन HCF। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं P एंड Q, उनको हमने एक्सप्रेस किया है P इज इक्वल टू 18 टू द पावर 18a स्क्वायर b टू द पावर 4 और Q को लिख सकते हैं 20a क्यूब b स्क्वायर, जहां पे a और b क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। a और b क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। हमें बताना है LCM ऑफ P एंड Q, LCM ऑफ P एंड Q। बहुत इजी सा कंसेप्ट है, कुछ नहीं कंफ्यूज होना है। देखिए P को हम लिख सकते हैं 18 a स्क्वायर b टू द पावर 4, राइट। अब इसको हम थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें, तो 2 इंटू 3 दैट विल बी 18, 3 3 is 9, 9 2 is 18, और ये हमारा a स्क्वायर और b टू द पावर 4 और b टू द पावर 4। इसी तरह से Q को हम क्या लिख सकते हैं, 20a क्यूब b स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2 इंटू 5 a क्यूब इंटू b स्क्वायर। अब आप थोड़ा सा सोच के बताइए, वीडियो पॉज करके देखिए क्या आंसर होगा। LCM बताना है P और Q का LCM बताना है। क्या बताना है, LCM। तो LCM के लिए क्या करेंगे, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उन सभी को लिख लीजिए। देखिए 2 है, 3 है, 5 है, A है और B है। इन सभी की ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट, तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या आएगी, ध्यान से देखिए, 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या आएगी, 2 की ग्रेटेस्ट पावर 2। 3 की ग्रेटेस्ट पावर क्या आएगी हमारी, 3 की ग्रेटेस्ट पावर आएगी यहां से 2। 5 की ग्रेटेस्ट पावर 1 ही रहेगी। A की ग्रेटेस्ट पावर 3 और B की ग्रेटेस्ट पावर 4। तो अब देखिए हमारा आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। 2 2 is 4, 4 3 3 is 9 into 5 a cube b to the power 4, and that will be 36 into 5 into a to the power 3 b to the power 4 is equal to 180 a to the power 3 b to the power 4। इस तरह से हम इसको आंसर तक पहुंच गए। दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्या किया गया है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि P और Q 2 प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन लिख के दिया गया है, कि मतलब इस तरह से हमने उनको एक्सप्रेस किया है। ठीक है, हमें बताना है कि LCM P और Q का क्या होगा, LCM P और Q का क्या होगा। तो हमने P और Q को इस तरह से एक्सप्रेस किया और फिर उनका जो भी प्राइम फैक्टर्स थे उनके लिखा और ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट कर दिया। आंसर हमारा आ गया 180 a क्यूब b टू द पावर 4, और ये ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा डी है। राइट, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम प्रोसीजर का है, कुछ ज्यादा नहीं इसमें करना है। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं P और Q, उनको ऐसे एक्सप्रेस किया गया है। आप चाहिए तो वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, खुद से ट्राई करेंगे तभी सीख पाएंगे। आप ध्यान रखिए, मैथ्स में एक ही तरीका है सॉल्व करने का, क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, क्वेश्चन के साथ भिड़ जाइए एकदम। ठीक है, चलिए, तो P इज इक्वल टू a b स्क्वायर लिखा हुआ है और Q इज इक्वल टू a क्यूब b लिखा हुआ है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें LCM बताना है। तो LCM ऑफ P और Q क्या हो जाएगा, देखिए LCM क्या कहता है, जितने भी प्राइम फैक्टर हैं दोनों नंबर्स के वो लिख दीजिए। तो A हो गया और B, उनकी ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट। तो ग्रेटेस्ट पावर क्या है, यहां से आई 3, ग्रेटेस्ट पावर यहां से क्या आ रही है हमारी 3, और B की ग्रेटेस्ट पावर 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे और हमारा LCM हो गया a क्यूब b स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी।
देखिए ऑप्शन सी में दिखा हुआ है ए क्यूब बी स्क्वायर, राइट, डन। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या किया, दोनों ही प्राइम फैक्टर्स लिख लिए जो जो इन्वॉल्व हैं, ठीक है, ए और बी ही हैं, उनकी ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट कर दिया, आंसर हमारा हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, ये दोस्तों स्टूडेंट्स सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ए रख दिया, पिछले क्वेश्चन में पी था, यहाँ पे इन्होंने बी रखा, पिछले क्वेश्चन में क्यू था, यहाँ पे ए होना चाहिए था, वहाँ बी था, मतलब कि पिछले क्वेश्चन से जो वेरिएबल्स की वैल्यू बदल दी है। आप इसको अपने आप पॉज करिए और अपने आप ट्राई करिए, सेम क्वेश्चन है, केवल वैल्यूज बदली गई हैं। ठीक है, चलिए फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार, सेम प्रोसीजर, ए इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर एंड बी इज इक्वल टू पी क्यू क्यूब क्यू। एलसीएम बताना है, सॉरी, अब पिछले क्वेश्चन में यही पी था तो देखिए वही रिपीट हो रहा है। एलसीएम बताना है ए कॉमा बी का, तो क्या हो जाएगा, जो भी प्राइम फैक्टर्स वो लिखिए, पी और क्यू ही हैं, उनकी ग्रेटेस्ट पावर, पी की ग्रेटेस्ट पावर 3 और क्यू की ग्रेटेस्ट पावर 2, तो एलसीएम विल बी पी क्यूब क्यू स्क्वायर, दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन भी सेम है, बस वैल्यूज का, वेरिएबल्स का यूज अलग तरह से किया गया है इस क्वेश्चन में, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ द एचसीएफ ऑफ 2520 एंड 6600, मतलब इन दोनों नंबर का अगर एचसीएफ 40 है, और इनका एलसीएम अगर ये है, ठीक है, 252 इंटू के, ठीक है, तो हमें के की वैल्यू बतानी है। क्या सॉल्व कर सकते हैं इसे आप? अब आप कर सकते हैं क्योंकि आपको ट्रिक पता है। ठीक, कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको क्या करना है, हमें पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, मतलब जो हमारे दो नंबर्स का एचसीएफ एलसीएम निकाला गया है उनका प्रोडक्ट। ठीक, अब देखिए एचसीएफ कितना दिया, बोलिए 40 दिया हुआ है, राइट, एलसीएम कितना दिया हुआ है 252 इंटू के दिया हुआ है, लिख लेते हैं, राइट, और हमारे नंबर्स क्या है, एक नंबर हमारा हो जाएगा ये ए और ये हो जाएगा हमारा बी, तो 2520 इंटू 6600 अब के लिए सॉल्व करने के लिए, अब देखिए यहाँ पे हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो आपको एक कंसेप्ट मैं आज क्लियर करा देता हूँ। जब भी आपको ऐसी सिचुएशन पड़े, आप क्या करिए, के को अकेला बनाइए, उसको अलोन कर दीजिए बिल्कुल। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, ये जो बैठे हुए हैं दोनों भाई साहब, ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, इक्वालिटी साइन के उस तरफ ले जाएंगे, हम इनको दोनों को इधर ले आएंगे, और ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी इक्वालिटी साइन के दूसरी तरफ जाते हैं नंबर्स, उनका ऑपरेशन बदल जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है, अब उधर जाएंगे तो डिवीजन में हो जाएंगे, उधर जाएंगे तो डिवीजन में हो जाएंगे, तो k इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2520 इंटू 6600 अपॉन 40 इंटू 252, राइट। अब देखिए सॉल्व करते हैं, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, ये 1 जा हो जाएगा, ये 10 जा हो जाएगा, ठीक है, यहीं से ये 4 1 जा 4, यहाँ पे ये 4 1 जा 4 हो जाएगा, अब बचेगा 2, 4 6 जा 24, फिर बचेगा 2, 4 5 जा 20 एंड 0, ठीक है, इस तरह से एक हमारा 0 पे कहीं पे, हाँ, 252 इंटू ये 0 0 कैंसिल हो जा रहे हैं, ठीक, कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, देखते हैं फिर से, 252 इंटू के इंटू 40 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, राइट, तो ये हो गया हमारा, हाँ यहाँ पे गड़बड़ी हुई है, देखिए 4 1 जा 4 और ये हो गया हमारा 2 बचेगा, तो 4 6 जा 24, फिर बचा 2, 4 5 जा 20 और 0 तो आना चाहिए, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई, ठीक, आप लोगों ने ध्यान दिया, ये यहाँ पे 0 तो मैंने कैंसिल कर दिया, 0 तो कैंसिल हो चुका था, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा 1, ठीक, तो आंसर आ जाएगा 1 इंटू 1650, दैट विल बी वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या आई 1650, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कैलकुलेशन की थोड़ी सी हड़बड़ी में मिस्टेक हो गई, लेकिन आप लोग नहीं करना है ये सब मिस्टेक्स, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 27, अगर दो नंबर का एचसीएफ 27 है और एलसीएम उनका 162 है, ठीक है, दो नंबर्स हमारे पास है, वही ए और बी वाला कंसेप्ट लगना है,
दो नंबर्स हैं, उनका HCF है 27, LCM है 162, एक नंबर उनमें से हमें दिया है, तो ये हमारा A हो जाएगा। हमें अदर नंबर मतलब B बताना है। सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, ठीक है। तो A बाई A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM इंटू LCM। A हमें पता है, चलिए ठीक है। 54, B हमें नहीं पता, दूसरा नंबर, ठीक है रख लेते हैं। HCF हमारा क्या है 27, LCM हमारा क्या है 162, ठीक। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब B की वैल्यू हम फाइंड करनी है, हमें वैल्यू B की फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, वही सेम कंसेप्ट, 54 को इधर लाएंगे और जैसे ही इधर लाएंगे तो वो डिवीजन में हो जाएगा। अब देखिए 27 1 जा 27, 2 जा 2 1 जा 2 8 जा और 2 1 जा, तो B विल बी इक्वल टू 81। B की वैल्यू क्या आएगी 81, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल से फंडे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स, बिल्कुल ध्यान रखिए, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन को समझिए, पहले पॉज करिए, अपने आप ट्राई करिए, ठीक है। चलिए अब बताते हैं। इफ द HCF ऑफ 408 एंड 1032, मतलब कि दो नंबर्स हमारे पास, उनका HCF अगर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1032 इंटू 2 प्लस 408 इंटू P, तो P की वैल्यू फाइंड करनी। तो पहले हमें HCF तो पता हो 408 और 1032 का, तो सबसे पहले क्या करेंगे 408 और 1032 का HCF कैलकुलेट करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 2 से करते हैं, 2 2 जा 4 0 4, राइट, 2 1 जा 2 0 2, 2 5 जा 10 1, 3 1 जा 3 एंड देन इट विल बी 7 और 17 एक प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट 1032, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 2 जा 4, राइट, 0 बिकॉज 1 इज स्मॉलर, 2 8 जा, ठीक है, इतना हो गया हमारा। नहीं, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ठीक है, मिस्टेक्स नहीं करनी है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, राइट, बचा 1, 2 8 जा, ऊपर भी चेक कर लेते, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, करेक्ट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड इट विल बी 9, राइट, एंड देन 2, ये 2 से अब नहीं हो पाएगा, तो अब हम किससे करेंगे, नेक्स्ट प्राइम क्या आता है 2 के बाद, बताइए। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम हमारा आता है 3, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9, राइट। अब ये यहीं पे प्राइम फैक्टराइजेशन रुक जाएगा क्योंकि 43 एक क्या है, प्राइम है, ठीक है। अब दोनों का हम प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से लिख लेंगे। 408 इज इक्वल टू 2 है 4 टाइम्स, 1 2 3 4, राइट, और 3 इंटू 17, ये हमारा हो गया 408 का। इसी तरह से 1032 का अगर लिखें, 1032 का अगर लिखें तो ये आएगा 1 2 3, 2 is 3 times, then that will be 3 and after that it will be 43। आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक। अब HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, क्या होता है HCF, जितने कॉमन हैं उन सभी को देखिए। तो कॉमन कौन कौन से हैं हमारे, देखिए कॉमन कौन कौन से हैं, एक तो 2 हमारा है कॉमन, ठीक, एक हमारा 3 कॉमन है, इसके अलावा कोई कॉमन हमें नहीं दिखाई दे रहा है। एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन फिर से चेक करते हैं, कोई गलती नहीं होने पाए इसलिए, ठीक है। 2 2 जा 4 0 4, 2 1 जा 2 0 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 3, 1 जा 3, बचा 2 7 जा 3, ये तो करेक्ट है। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 6 जा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, बचा 1, 2 8 जा, ठीक, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 एंड दैट विल बी देन आफ्टर 43, राइट। अब इनकी कॉमन हमने ले लिया, इनकी स्मॉलेस्ट पावर, 2 की स्मॉलेस्ट पावर यहाँ से देखिए कितनी आएगी, 3 आएगी, और 3 की स्मॉलेस्ट पावर क्या आएगी, 1 आएगी। तो HCF क्या आ जाएगा, 8 3 जा 24, HCF क्या आ जाएगा, 8 3 जा 24। अब कह रहे हैं अगर इस 24 को, मतलब इस HCF को अगर हम एक्सप्रेस कर दें इस फॉर्म में, मतलब कि अगर हम लिख दें 1032 इंटू 2 प्लस 408 इंटू P इज इक्वल टू 24 इज इक्वल टू 24। तो अब आपको P की वैल्यू बतानी है, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं करना है, पहले ये सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 2064, यहाँ पे ये आएगा 408 इंटू P और ये हमारा यहाँ पे है 24।
4, ये हमारा यहाँ पे है 24। अब इस 2064 को इधर ले जाएंगे तो 408 इंटू पी इज इक्वल टू 2064, वो माइनस का, अभी आपको बताया साइन बदलेगा, ठीक है, इक्वलिटी साइन किधर आया, और ये हो जाएगा 408 इंटू पी इज इक्वल टू, ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 2040, ठीक है। अब p की वैल्यू हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन करते हैं, p की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 40 अपॉन 408। अब अगर आप इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट कर सकें तो ये हमारा 1 जा और ये हमारा टोटल 5 जा, 8 5 40, 4 विल बी डन एंड 5 5 4 20, राइट। तो p की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई, p की वैल्यू हमारी निकल के आई -5, ठीक। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। पहले क्या किया है, दोनों ही नंबर्स का HCF निकाला, 24 आया, फिर उस HCF को हमने इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब p की वैल्यू बतानी थी, p की वैल्यू बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम पैटर्न पे है, आप इसको अब अपने आप ट्राई करिए, मैंने एक पार्ट बताया, आप अपने आप से ट्राई करिए। इफ द HCF ऑफ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, इफ द HCF ऑफ 657 एंड 963 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म, आंसर कमेंट में बताइएगा, इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म, इस फॉर्म में अगर लिखा जा सकता है, रीड कर देता हूं ताकि आपको समझने में इजी हो, 657x प्लस 966 इंटू -15, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू बतानी है, कुछ नहीं करना है, प्रोसीजर बताता हूं, ट्राई करिए, कमेंट्स में आंसर लिखिए, ठीक है। HCF ऑफ 657 और 963 का HCF निकाल लीजिए, जो HCF आए उसको इक्वेट कर दीजिएगा इसके बराबर, 657x प्लस 963 इंटू -15 इज इक्वल टू HCF इज इक्वल टू HCF जो नंबर्स का है, और फिर x के लिए वैल्यू सॉल्व करनी है। सबसे पहले ये ट्रांसपोज हो जाएगा इधर, फिर डिवाइड बाय 657, ठीक है, करेंगे अपने आप, बिल्कुल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन है बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें HCF फाइंड करना है नंबर्स गिवन बिलो का, इनका HCF फाइंड करना है, तो सिंपल सा है, k 2k 3k 4k 5k, आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो तुरंत ऐसे आंसर आ जाएगा, ठीक। फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूं, जैसे k है हमारा, तो k को तो हम k ही लिख सकते हैं, 2k को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू k लिखा जा सकता है, ठीक है। 3k को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू k लिख सकते हैं, 4k को हम क्या लिख सकते हैं, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 इंटू k लिख सकते हैं, राइट। इसी तरह से अगर हम 5k लिखें तो 5 इंटू k लिख सकते हैं। अब हमारा HCF का फंडा क्या कहता है, हमारा HCF का कंसेप्ट क्या कहता है, सबसे पहले आप कॉमन फैक्टर ढूंढिए। अब जरा देखिए कॉमन कौन है, सोच के बताइए, अरे सर सीधा सीधा दिख रहा है, k है तो k लिख दीजिए, ठीक। अब उसकी स्मॉलेस्ट पावर, अरे सर उसकी स्मॉलेस्ट पावर तो 1 ही है, ठीक। तो HCF क्या आ गया हमारा, HCF आ गया हमारा k, सिंपल सा कंसेप्ट, कॉमन तो सभी में k ही है, तो HCF भी क्या होगा, k ही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, आप पॉज करिए, अपने आप ट्राई करिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप पॉज करिए ट्राई करिए, ठीक है, फिर बताते हूं। दिया गया है कि अगर x माइनस k फैक्टर है 2x² माइनस kx माइनस 9 का, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और x² प्लस x माइनस 12 का, मतलब x माइनस k फैक्टर है इस पॉलिनोमियल और इस पॉलिनोमियल का, तो हमें वैल्यू ऑफ k बतानी है। ट्राई करिए, अपने आप सॉल्व करिए, ठीक है, 9s का कंसेप्ट यूज होने हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फंडा है। जरा देखिए इस एक्सप्रेशन को, x² प्लस x माइनस 12 को, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म याद होगा, फैक्टराइजेशन आपने क्लास 9th में किया, क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस 4x माइनस 3x, तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 12, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 4, इसमें से कॉमन हो गया x, इसमें से -3 कॉमन, यहाँ आ जाएगा x प्लस 4, तो x प्लस 4 और x माइनस 3। सर ये क्यों किया, अरे बता रहे हैं, ठीक है, देखिए थोड़ा सा समझिए, ये हमारी एक्सप्रेशन थी, यह पॉलिनोमियल था, इसको इस रूप में लिख सकते हैं, कोई बुराई तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इस रूप में लिखा जा सकता है, ठीक। अब कहा गया है कि ये जो x माइनस k इसका फैक्टर है, फैक्टर होने का मतलब क्या हुआ, बेसिकली इसको डिवाइड कर देगा। तो अब जब हमने एक्सप्रेशन को इस रूप में लिखा है तो x माइनस k इनमें से ही तो कोई एक होगा, या तो ये होगा
या फिर ये होगा, क्योंकि फैक्टर है ना वो, तो फैक्टर तो हमने लिख ही दिए, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 के ये फैक्टर हो गए, एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया, फैक्टराइजेशन तो यही कहते हैं ना, हमने फैक्टराइज कर दिया। अब x माइनस के फैक्टर है तो x माइनस के ये हो सकता है या फिर x माइनस के ये हो सकता है। अब जरा कंपेयर करिए, जरा कंपेयर करिए, अगर हम x माइनस के देखें, अगर ये x माइनस 3 है तो k की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। अब अगर x माइनस के x प्लस 4 के बराबर है तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4। तो सर दो दो पॉसिबिलिटी कैसे आ रही हैं, कंफर्म बताइए ना, ठीक है, कंफर्म भी बताते हैं, ठीक है। दूसरी बात पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे दूसरी बात में कह रहा है, ठीक है, इतना हो गया, इतना समझ में आ गया, इसको मैं रब कर देता हूं, इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई कि x या तो 3 है या -4 है, बट हम श्योर कैसे हो कि क्या वैल्यू है, उसके लिए हमें हेल्प करेगा इस क्वेश्चन का अगला पार्ट, ठीक है। कह रहा है x माइनस के इसका फैक्टर है। अब आपको फैक्टर थ्योरम अगर याद हो 9th का, क्या कहता है, अगर कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन x माइनस के फॉर्म का अगर फैक्टर है तो x की वैल्यू k रखने पे, x की वैल्यू k रखने पे हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगा। हमारा फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, अगर x माइनस के किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो x की वैल्यू k रखने पे, x की वैल्यू k रखने पे हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब 2x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 9। अब अगर हम रख दें x की जगह k, x की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, k, तो ये हो जाएगा इस तरह से, ये हो जाएगा इस तरह से, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ये कहां से आया सर, फैक्टर थ्योरम से आया, फैक्टर थ्योरम आपने क्लास 9 में पढ़ी, उसी का यूज किया गया। तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो इट विल बी k स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इससे क्या हो सकता है, इससे हमें पता चलेगा k माइनस 3, सॉरी, इससे हमें पता चलेगा k माइनस 3 और k प्लस 3 का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। आइडेंटिटी का यूज किया है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ठीक है। तो अब k माइनस 3 या तो 0 होगा या k प्लस 3 0 होगा, ठीक है, इनमें से कोई एक वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो अब अगर k प्लस का 3 हो सकता है और k माइनस का 3 हो सकता है। अब ऊपर जरा ध्यान दीजिए, ऊपर जरा ध्यान दीजिए, यहां पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, k प्लस 3 हो सकता है, k माइनस 3, लेकिन ऊपर भी एक पॉसिबिलिटी हम देख चुके हैं कि k या तो 3 है या k माइनस 4 है, दोनों का फैक्टर ना, तो दोनों की चीजें सेटिस्फाई करेगा। तो दो हमें यहां से मिल रहे हैं, दो हमें यहां से मिल रहे हैं वैलिडेशन कि k क्या है, 3 है, k क्या है, 3 है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सा कंसेप्ट है। बेसिकली अगर x माइनस के इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो k हो सकता था कि -3 हो या फिर k हो सकता था -4 हो, उसको हमने चेक कर लिया, क्रॉस चेक कर लिया, इससे हमने देखा कि x माइनस के फैक्टर तो k वैल्यू रखी, तो इससे पता चला कि k 3 हो या k -3 हो। तो ऊपर पहले ही बता चुका है कि k 3 है, -4 में से एक है, तो दो चीजें हमें, दो वैलिडेशन मिल गए कि k क्या है, श्योरली k 3 है, ठीक है, डन। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके बेहतर समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट HCF of 306 and 657 is equal to 9, find LCM of 306 and 657। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 306 into 657 डिवाइडेड बाय HCF। सॉल्व कर लेंगे अपने आप कैलकुलेशन, ठीक है, स्किप करते हैं। प्रोडक्ट क्या नंबर का HCF से क्या डिवाइड, आ गया LCM। नेक्स्ट दिया गया है, ये भी वही देखिए एक्सप्रेशन फॉर्म का है, दिया गया है कि HCF ऑफ 85 and 238 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 85m minus 238, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, HCF दोनों का निकाल लेंगे, ठीक है, दोनों का हम HCF निकाल लेंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ठीक है, आप इसको ट्राई करिएगा। फाइंड HCF ऑफ 85 और 238 का HCF फाइंड करिए, ठीक है। जो आंसर आएगा उसको इसके बराबर लिख देना है, उसको इसके बराबर लिख देना है, बस सॉल्व हो जाएगा, m की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अभी आपको एक पहले क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 404 एंड 96, इन दोनों का LCM और LCF फाइंड करिए और वेरीफाई करिए। अब देखिए ये नई कैटेगरी आई,
इसको हम अभी अच्छे से डील करेंगे। हमें HCF और LCM बताना है 404 और 96 का, और वेरीफाई करना है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। तो पहले तो हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 404 का करते हैं, 404 का करते हैं तो 2 2 ज़ू ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 101 एक प्राइम नंबर है, यहीं पे ये स्टॉप हो जाएगा। इसी तरह से अगर 96 का करते हैं तो 248 और 2 2 ज़ा 4 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 12 और 2 6 ज़ा राइट, इस तरह से होगा 48 24 12 6 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। हमें HCF बताना है, HCF बताना है, ठीक है। तो अब देखिए पहले तो कॉमन देखिए क्या है, दोनों में कॉमन है 2, ठीक है। हम इसको इस तरह से लिख नहीं रहे, कॉमन 2 है, स्मॉलेस्ट पावर क्या हो जाएगी 2 इंटू 2 हो जाएगी राइट। तो HCF दोनों का क्या आ गया 4 आ गया। LCM कैसे निकल आएगा, LCM कैसे निकल आएगा, जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं देखिए 2 है 3 है और 101 है, ये देखिए 2 है दोनों में, ठीक है, 3 है और 101 है, जो भी प्राइम फैक्टर्स उनको लिख दिया, उनकी ग्रेटेस्ट पावर, तो ग्रेटेस्ट पावर क्या जाएगी 2 2 2, ये आ जाएगी 5, ठीक। 3 की ग्रेटेस्ट पावर 1 ही आएगी, 101 की तो 1 आएगी, तो ये हो जाएगा 32 इंटू 3 इंटू 101, दैट विल बी 96 इंटू 101, और 96 इंटू 101 अगर हम करते हैं तो आंसर हमारा आएगा 9696, ठीक है। तो ये आंसर क्या आ गया 9696, ठीक है सर, इतना तो हो गया, इतना तो हमने कर लिया, आगे क्या करें बताते हैं। LCM आ गया और हमारा HCF आ गया। वेरीफाई का मतलब क्या होता है, वेरीफाई का मतलब बेसिकली आपको बताना है कि HCF और LCM का प्रोडक्ट बराबर ही है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स के, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। थोड़ा सा उधर का हम रब करते हैं, थोड़ा सा ये पार्ट रब करते हैं स्पेस के लिए, ठीक। अब आपको हम दिखाते हैं क्या करना है, ठीक है। देखिए HCF और LCM यहाँ पे लिखा हुआ है, HCF कितना हमारा निकल के आया 4, HCF हमारा निकल के आया 4, और LCM हमारा क्या निकल के आया है 969696। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये हमारा अभी जो भी वैल्यू आएगी उसको हम नहीं देख रहे हैं, अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जरा देखते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर हमारा है 404 इंटू 96। इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते 101 इंटू 96, और ये प्रोडक्ट अभी हमने किया था, तो 4 इंटू 9696। अब जरा देखिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स और जो HCF और LCM का है, दोनों ही चीजें इक्वल हैं, मतलब हमारा LHS इज इक्वल टू RHS, और हम ऐसे लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, ठीक है। बस इसमें यही करना है, HCF और LCM निकाल लिया हमने दोनों का, और फिर उसको हमने वेरीफाई कर दिया, मतलब वो है सही, बस आपको उसको शो करके दिखाना था इसमें, ठीक है। इस तरह से ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है लेकिन है बहुत इजी। दिया गया है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 नंबर्स A, B एंड C, 3 नंबर्स A, B और C का प्राइम फैक्टराइजेशन दिया गया है बिलो में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आगे दिया है कि P जो है वो छोटा है Q से, और Q जो है छोटा है R से, और PQ क्या है, PQR क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। फिर आगे दिया है जो लार्जेस्ट नंबर डिवाइड करता है, बहुत कंफ्यूज नहीं होना है, स्टेप बाय स्टेप समझिए। देखिए 3 नंबर्स हैं A, B एंड C, उनको हम इस तरह से प्राइम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं, जहाँ पे PQR क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 उनकी वैल्यू हो। तो दिया है कि जो लार्जेस्ट नंबर A, B और C को डिवाइड करता है, जो लार्जेस्ट नंबर A, B और C को तीनों को डिवाइड करता है बिना रिमाइंडर छोड़े, मतलब कि कोई रिमाइंडर नहीं, कंप्लीटली डिवाइड करता है, वो है 30। तो लार्जेस्ट नंबर डिवाइड करने वाला मतलब जो डिवाइड कर दे, ठीक है, बेसिकली वो क्या है फैक्टर, और लार्जेस्ट मतलब HCF। तो क्वेश्चन में हमें बता दिया गया है कि HCF है 3 नंबर्स का 30, ठीक। पहली बात का कंक्लूजन आप समझ गए कि तीनों ही नंबर्स का HCF 30 है। A, B, C का HCF क्या है 30, लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स A, B एंड C विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर का मतलब क्या है, मतलब तीनों को ही डिवाइड करता है और सबसे बड़ा फैक्टर है। फिर नेक्स्ट पार्ट में कहा गया जो स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय ईच ऑफ A, B एंड C, मतलब कि वो सबसे छोटा नंबर जो अगर हम A से डिवाइड करें,
b से डिवाइड करें और c से डिवाइड करें तो वो 2 का रिमाइंडर छोड़ रहा है, ठीक है, मतलब तीनों से जब हम डिवाइड करते हैं तो वो 2 का रिमाइंडर छोड़ रहा है और डिवाइड तीनों ही उसको कर देते हैं, मतलब ये क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। अब रिमाइंडर 2 छोड़ रहा है, इसका मतलब एलसीएम हमारा हो जाएगा 5400। इस तरह से हमने एचसीएफ और एलसीएम समझ लिया, दोनों का ये आ गया हमारा एचसीएफ और एलसीएम। ठीक, अब हमें बताने ये नंबर्स क्या हैं, ठीक है, क्या ट्राई करेंगे अपने आप, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, ये आपके होमवर्क के लिए है, कमेंट्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन भी कवर करते हैं, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इजी है कंसेप्ट, ठीक है, क्या करना है, 12 को हम लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ठीक है, 15 को हम लिख सकते हैं, 15 को हम लिख सकते हैं 3 5 ज़ा 15, 21 को हम लिख सकते हैं 3 7 ज़ा 21, ठीक। एचसीएफ कॉमन ढूंढिए, कौन कौन से हैं, कॉमन सभी का 3 है, ठीक, उसकी स्मॉलेस्ट पावर 1, तो एचसीएफ क्या आ गया 3। एलसीएम बताना है, एलसीएम जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं वो लिख लीजिए 2 3 5 7, ठीक है, 2 3 5 7। अब हमें क्या करना है, बेसिकली इनकी ग्रेटेस्ट पावर, 2 की ग्रेटेस्ट पावर 2, 3 की ग्रेटेस्ट पावर 1, 5 की 1, 7 की 1, तो ये आ जाएगा 5 4 3 12 एंड इनटू 35 इनटू 35, वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। करेंगे कैलकुलेट, तो कर लेते हैं, 4 3 12, 3 5 एंड 3 7, ठीक है, कॉम हमने 2 3 5 7 सभी को लिख लिया, ग्रेटेस्ट पावर 2 की 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 35 इंटू 12 विल बी द आंसर, तो 35 इंटू 12, 5 2 10, 1 कैरी 7 5 3, राइट, 0 7 5 12, 1 कैरी 420 एलसीएम है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है 2 नंबर्स का 18, एलसीएम बताना है, कर लेंगे ना अपने आप, कुछ नहीं करना है, एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 1314 अपॉन एचसीएफ, जो वैल्यू आएगी टिक कर लेंगे, ठीक है, ऑप्शन में बता देता हूँ, इसका आंसर सही होगा ये वाला, ठीक है, ये वाला इसका आंसर सही होगा, ठीक। अब इसको आप कर सकते हैं, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750 इज, 3750 में अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 5 का एक्सपोनेंट क्या आएगा, सिंपल सा कंसेप्ट है, पहले आप प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए, 2 1 ज़ा 2, राइट, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा, अब 2 से नहीं होगा, सॉरी 2 से अब नहीं होगा, ठीक, 3 से, 3 6 ज़ा 18, डन, 3 2 ज़ा 6, डन, एंड आफ्टर दैट 3 5 ज़ा 15। अब 5 से अगर हम करें तो ये आ जाएगा हमारा 125, ठीक है, इसी तरह से 5 से अगर करें तो ये आ जाएगा 25, इसी तरह से अगर 5 से फिर से करें तो ये आ जाएगा 5, और 5 से फिर से करें तो 5, ठीक है, 5 से फिर से करेंगे तो 5, ये हमारा हो गया, ठीक। तो अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 टाइम्स प्राइम फैक्टराइजेशन में 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ n इज एनी नेचुरल नंबर, ध्यान दीजिएगा, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, देन 6 टू द पावर n माइनस 5 टू द पावर n ऑलवेज एंड्स विद, अगर n कोई नेचुरल नंबर है तो 6 टू द पावर n और माइनस 5 टू द पावर n ऑलवेज एंड्स विद, कुछ नहीं करना है, n हमारा नेचुरल नंबर है, कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, ठीक, तो n की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो 6 टू द पावर 1 माइनस 5 टू द पावर 1, तो ये आंसर आएगा 1, ठीक है, हमारा आंसर 1 ही है, क्योंकि हमेशा किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा ना, ऑलवेज की बात कर रहे हैं। फिर भी चेक करा देते हैं, अगर n 2 रखें तो 6 टू द पावर 2 माइनस 5 टू द पावर 2 36 माइनस 25, इट विल बी 11। इसी तरह से आप 3 से रख के देख लीजिए, हमेशा यूनिट प्लेस पे 1 ही आएगा, आंसर है 1, ठीक है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको हमने पिछले टॉपिक में कराया था, पिछले वीडियो में। हमें एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, 17 इंटू 11 इंटू 2 प्लस 17 इंटू 11 इंटू 5 एक कंपोजिट नंबर क्यों है। कुछ नहीं करना है, बेसिकली 17 इंटू 11 इंटू 2 प्लस 17 इंटू 11 इंटू 5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 17 इंटू 11, 2 यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे 5 बचेगा, इसको हम आगे लिख सकते हैं 17 इंटू 11 इंटू 7। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो भी नंबर आए, ये जो भी नंबर आए, ये 17 से डिविजिबल हो जाएगा, ये 17 से डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा और 7 से डिविजिबल होगा। मतलब कि इस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। ऐसा कोई भी नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो एक कंपोजिट नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चेक वेदर द स्टेटमेंट बिलो इज ट्रू और फॉल्स। हमें चेक करना है कि नीचे दिया गया स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर इज रैशनल। कंपोजिट नंबर मतलब कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। तो जैसे एक नंबर हो सकता है हमारा 25, ठीक है, 25 हो सकता है, तो 25 का अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो 5 आया, ये तो एक रैशनल है। ठीक, इसी तरह से हमारा एक रैशनल हो सकता है 9, कंपोजिट नंबर 9 हो सकता है क्योंकि उसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो इसका स्क्वायर रूट तो 3 आया। ठीक है सर, तो क्या ट्रू है? एक मिनट रुकिए, जरा देखिए इधर, रूट 12 एक कंपोजिट नंबर है, 2 से डिविजिबल, 6 से डिविजिबल, 12 से डिविजिबल, 1 से डिविजिबल, कंपोजिट तो है, लेकिन इसका क्या स्क्वायर रूट एक रैशनल आएगा। देखिए इसको, रूट 12 को क्या हम नहीं लिख सकते हैं 4 इंटू 3 ऑफ रूट 4 इंटू रूट 3, और रूट 4 क्या आएगा 2 और इंटू रूट 3, तो ये वैल्यू हमारी आई 2 रूट 3, और 2 रूट 3 क्या होगा एक बताइए, इर्रेशनल। ठीक है, ये क्या होगा, एक इर्रेशनल होगा, क्योंकि हमें पता है द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड एन इर्रेशनल इज ऑलवेज इर्रेशनल। तो ये तो वैल्यू हमारी 2 रूट 3 इर्रेशनल आ गई। ठीक है, फिर आगे ये कह रहे हैं कि जस्टिफाई योर आंसर बाय प्रूविंग रैशनैलिटी और इर्रेशनैलिटी एज एप्लीकेबल। वो आप कर सकते हैं कि हम 2 रूट 3 को इर्रेशनल प्रूव करके दिखा देंगे। तो हम कहेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर इज नॉट रैशनल। हर एक कंपोजिट नंबर का स्क्वायर रूट रैशनल नहीं होता है, कुछ का होता है, कुछ का नहीं भी होता है। ठीक, तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, बात समझ में? क्या किया हमने, एक कंपोजिट नंबर लिया, उसका स्क्वायर रूट निकाला, जो उसकी वैल्यू आई वो हमने देखा कि एक इर्रेशनल है। ठीक है, मान कैसे रहे हैं कि इर्रेशनल है, तो प्रूफ करके देख लीजिए। आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं कि 2 रूट 3 एक इर्रेशनल नंबर ही है। ठीक है, अब इस कंपोजिट का स्क्वायर रूट एक इर्रेशनल आया। ठीक है, तो हमेशा स्क्वायर रूट कंपोजिट का रैशनल नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव दैट रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर। क्या करना है, रूट 3 को आप लेट कर लेंगे कि हम मान लेते हैं, एजम्पशन कर लेते हैं कि ये a बाई बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे a और b क्या है, को प्राइम नंबर्स है, मतलब जिनमें केवल 1 कॉमन फैक्टर है। फिर हम b रूट 3 को इधर शिफ्ट करते हैं। इस तरह से आपको पूरा प्रीवियस वीडियो में आप चेकआउट कर सकते हैं, पूरा प्रूफ बताया गया, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। फिर इनको b जो है हमारा 3 से डिविजिबल है, ठीक है, और हमारा a भी 3 से डिविजिबल हो जाता है, तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, आपने शुरू में कोप्राइम माना था, आपका ये कह रहे हैं कि 3 से भी डिवाइड हो रहे दोनों, तो ये तो नहीं पॉसिबल ना। कोप्राइम का मतलब केवल एक फैक्टर हो, 1 नंबर, ठीक है, और यहाँ नीचे दिखा रहे हैं कि 3 उससे दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ जाता है, क्योंकि यहाँ वेरी प्लेस हमारा अजम्पशन गलत होता है। तो अजम्पशन अगर गलत है तो हमने जो अजम्पशन लिया है उसकी उल्टी बात सही होगी, तो ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट, इसी तरह से आपको हमने ये भी क्लियर कराया था कि 5 + 2 रूट 7 क्यों रैशनल है। लेट कर लेंगे a बाई बी के फॉर्म में, और फिर आप दिखा देंगे कि इस साइड रैशनल आता है, इस साइड इर्रेशनल आता है। थोड़ा सा करके देखते हैं, 5 + 2 रूट 7 को हम लेट कर लेंगे एक रैशनल, ठीक है, a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर आप इसको ट्रांसपोज करेंगे और फिर आप यहाँ पे दिखाएंगे वैल्यूज का, कर देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर देते हैं, 2 रूट 7 इज इक्वल टू a बाई बी माइनस 5, दोनों अब हम रूट इस 2 को इधर कैरी आउट कर सकते हैं। ठीक, या फिर आप स्क्वायर रूट दोनों तरफ कर स्क्वायरिंग कर दीजिए। हम इसको पहले शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, a माइनस 5b अपॉन b, ठीक, और ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी करा जा सकता है, स्क्वायरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब ये a बाई बी एक रैशनल था, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, एक रैशनल आएगी हमारी, इतनी वैल्यू। और रूट 7 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर दिया गया है हमें क्वेश्चन में। ठीक, ये कैसे पॉसिबल है कि एक रैशनल इर्रेशनल, इस बात से तो ये आ जाएगा कि रूट 7 रैशनल है भाई, क्योंकि राइट में जो RHS है वो रैशनल है। ठीक, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा assumption गलत है। क्या कि 5 + 2 रूट 7 एक रैशनल नंबर है, इसलिए इर्रेशनल है। ठीक है,
डन। इसी तरह से हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। क्या करेंगे, 3 माइनस रूट 5 को हम लेट कर लेंगे a बाई बी के बराबर, रूट 5 को वहीं पे रहने देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा साइन भी बदलना पड़ेगा, ठीक है, वो सिंप्लीफाई करने के लिए, और कुछ नहीं। 3 हमारा इधर आ जाएगा, हम साइन बदल सकते हैं, तो माइनस का रूट 5 इधर रूट 5 हो जाएगा, ये 3 माइनस a बाई बी हो जाएगा। ठीक, ये हमारा एक रैशनल है, ये हमारा एक इरैशनल है, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं रूट 5 को इरैशनल। ये कैसे पॉसिबल है, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगा। कॉन्ट्राडिक्शन हुआ क्यों, क्योंकि हमारा एजम्पशन गलत था। एजम्पशन गलत था तो हमारा एजम्पशन जो हमने एज्यूम किया था वो गलत था, तो उसकी उल्टी बात कि रूट 3 माइनस रूट 5 एक इरैशनल ही है। चलिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पे। ठीक, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है, लैंग्वेज को समझिए, सॉल्व करिए, बहुत कंसेप्ट सीधी है। ठीक है, कह रहा है कि 3 अलार्म क्लॉक्स हैं, ठीक है, 3 अलार्म क्लॉक्स। अलार्म क्लॉक्स मतलब जिनमें मतलब अलार्म्स लगा सकते हैं हम, वो रेगुलर इंटरवल पे बजती हैं, वो रेगुलर इंटरवल पे बजती हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, जैसे एक क्लॉक ये ए है, एक क्लॉक ये बी है, एक क्लॉक ये सी है। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत स्लोली एक्सप्लेन करेंगे। ये 20 मिनट बाद, हर 20 मिनट बाद ये बजती है, ये क्लॉक हर 25 मिनट बाद बजती है, और लास्ट वाली ये हर 30 मिनट बाद बजती है। ठीक, तो ये अलग अलग रेगुलर इंटरवल पे बजती हैं। अब क्वेश्चन में कहा है अगर वो 12 नून पे एक साथ बजी थी, एक साथ, उनका मतलब टाइमिंग स्टार्ट हुआ था 12 नून पे, एक साथ उन्होंने स्टार्टिंग हुई थी, तो एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब अगर वो 12 बजे एक साथ बजी थी तो अब कब वो दोबारा एक साथ फिर बजेंगी। थोड़ा सा समझ में आ रहा है, ठीक, नहीं समझ में आ रहा है तो इधर ध्यान दीजिए। ये पहली 20 मिनट पे बजी, अब अगली 40, फिर 60, फिर 80, राइट। इसी तरह से अगर इसका देखें तो ये 50 पे, फिर 75 पे, फिर 100 पे। ठीक, इसी तरह से हम आगे समझ सकते हैं हर 20-20 मिनट पे। ये 30 पे, तो फिर 60 पे, फिर 90 पे, फिर 120 पे, इसी तरह से आगे इसका भी होगा। ठीक है, अब जरा बताइए ये तीनों एक साथ कब बजेंगी, जब यहाँ तीनों में क्या हो जाए, तीनों में सेम नंबर आ जाए, तभी तो एक साथ बजेंगे। मतलब तीनों की मिनट वाली जो ड्यूरेशन है वो सेम आ जाए। ठीक, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसको ऐसे समझिए, जैसे अगर हम देखें, ठीक, तो इनका टाइम होता जाएगा, इनका टाइम होता जाएगा, इनका भी टाइम होता जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों में सेम नंबर तो तभी आ सकते हैं ना जब हम तीनों का कॉमन मल्टीपल ढूंढ लें, मतलब कि जो तीनों की टेबल में आ जाए, ऐसे समझिए। ठीक है, तीनों का कॉमन मल्टीपल ढूंढ लें, और वो कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा होना चाहिए, क्योंकि हमने से पूछा गया फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार वो कब बजेंगी, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल ढूंढने के लिए मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल के कंसेप्ट को, ठीक है, अप्लाई करना है। क्या करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल के कंसेप्ट को अप्लाई करना है। अब कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसमें उस तरह से ही फैक्टराइज करके ही करें, आप जैसे छोटे से इस तरह से बना के करते आए हैं, आप इस तरह से एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, इन सभी का हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक, इस तरह से हम एलसीएम निकाल लेंगे, राइट। अब ये 3 से चला जाएगा, आफ्टर दैट इट विल बी डिवाइडेड बाय 5। अब ये 5 से चला जाएगा, तो एलसीएम बताइए क्या आ जाएगा, 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 5 the 16, कुछ गड़बड़ हुआ, हाँ, 65 the 300। तो एलसीएम हमारा निकल के आया 300। मतलब कि यहाँ पे वैल्यू सभी में ही 300 आने वाली है, सभी में ही 300 आने वाली है। मतलब सभी वैल्यूज, सभी की जो अलार्म क्लॉक्स हैं 300 मिनट बाद फिर से एक साथ बज जाएंगी, 300 मिनट बाद फिर से एक साथ बज जाएंगे। 300 मिनट का मतलब क्या हुआ, हमें तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं पीएम, घंटों में दिया है, तो कुछ नहीं करना है, 300 को डिवाइड कर लेंगे, मिनट को कैसे डिवाइड करेंगे, 60 से आवर्स में बदलने के लिए, दैट विल बी 1 and 5 आवर्स। बजी कितने बजे थी, 12 नून, अब क्या बजेंगी, 5 घंटे बाद, सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 bells rings at an interval of 4, 7, 12 and 14 सेकेंड। मतलब 4 घंटी कर दी उन्होंने। ठीक है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, 4 घंटियां हैं। ये बचती है हर 4 सेकंड पे, ये हर 7 सेकंड पे, ये हर 12 सेकंड पे, ये हर 14 सेकंड पे, 14 सेकंड्स पे। ठीक है, ये 12 क्लॉक पे ये भी बजी थी सारी, ये भी 12 क्लॉक पे बजी थी, मतलब कि नून, ठीक, 12 बजे। ठीक, देन व्हेन विल दिस नेक्स्ट रिंग टुगेदर, क्या करेंगे, अब तो कंसेप्ट क्लियर है ना, हमें एलसीएम निकाल लेना है सभी का, तो एलसीएम निकाल लेते हैं सभी का। ठीक, सभी का एलसीएम हम निकाल लेते हैं, 4, 7,
12 14, वही अपना पुराना छोटे क्लासेस वाला मेथड, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 7, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 7 3 7, राइट। फिर 3 1 7 1 7 एंड आफ्टर दैट 7 1 1 1 1, और एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84 सेकेंड्स, 84 सेकेंड्स। मतलब कि ये सभी बेल्स एक साथ टन 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 कब करेंगे दोबारा, 84 सेकेंड्स के बाद। 84 सेकेंड्स के बाद क्या होगा, इन सबकी टाइमिंग सेम आ जाएगी, तो 84 सेकेंड्स के बाद ये सभी एक साथ फिर से बजेंगी। अब 84 सेकेंड्स 12 बजे के बाद कितने हो जाएंगे, सिंपल सा कंसेप्ट है, 60 सेकेंड्स मतलब 1 मिनट, तो 12 बजने से 1 मिनट बाद नहीं, अभी देखिए 84 को हम लिख सकते हैं, 84 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इज इक्वल टू 60 प्लस 24, 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट हो गया, और 24 सेकेंड बाद, ठीक है। तो इस तरह से ये फिर से दोबारा एक साथ बजेंगी, ठीक है। एंड हाउ ऑफन विल दे डू सो इन द नेक्स्ट 14 मिनट्स, अगले 14 मिनट्स में वो ऐसा कितनी बार करेंगी, ऐसा वो कितनी बार करेंगी, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। बेसिकली हमने उनकी टाइमिंग का एलसीएम निकाल लिया, मतलब यहाँ पे जब सभी की वैल्यू 84 हो जाएगी तभी एक साथ फिर से बजेंगी, ठीक है। मतलब इन सभी का मल्टीपल और वो भी लीस्ट वाला, ठीक है, एलसीएम। तो 60 84 को हम लिख सकते हैं 60 प्लस 24, तो 12 बज के 1 मिनट 24 सेकेंड पे वो फिर से एक साथ बजेंगी। अब ये अगले 14 मिनट में, मतलब अगले 14 मिनट्स में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो देखिए पहला 84 आया, फिर 168 पे बजेंगी, फिर इसी तरह से अगर हम देखते जाएं तो अगले 14 मिनट्स में, 14 मिनट्स मतलब 14 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 840 सेकेंड्स, मतलब अगले 840 सेकेंड्स में वो ऐसा कितनी बार करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। 84 सेकेंड्स पे बजती है, फिर अगले 84 सेकेंड्स पे एक साथ बजेंगे, मतलब 168 जब हो जाएगा टाइम ड्यूरेशन, तो 840 को आप 84 से डिवाइड कर दो, राइट। तो ऐसा वो 10 टाइम्स करेंगी, 10 टाइम्स करेंगी अगले 14 मिनट में, अगले 14 मिनट्स में वो 10 टाइम्स एक साथ फिर से बजती रहेंगी, ठीक है। क्लियर है कंसेप्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? देखिए क्वेश्चन समझिए, बेसिकली ये कह रहे हैं कि जैसे एक आर्मी कंटिजेंट है, मतलब आर्मी का पूरा, मतलब मान लीजिए उनका पूरा समूह है 616 मेंबर्स का, वो मार्च करेगा, मान लीजिए ये 616 लोग हैं इसमें, ये मार्च करेगा 32 लोगों के पीछे, 32 लोगों के पीछे, ठीक है। बैंड आगे चलेगा, कंटिजेंट पीछे चलेगा, जैसे आपने देखा परेड वगैरह में, ठीक है। तो 2 ग्रुप्स को सेम नंबर ऑफ कॉलम से मार्च करना है, मतलब कहने का ये है, अगर ये 2 कॉलम बनाएंगे 32 वाले, अगर ये 2 कॉलम बनाएंगे तो 616 वाले भी कितने कॉलम बनाए, 2 ही बनाए, ठीक है। अब लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है कि 2 बना रहा है 4, आपसे पूछा है कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बन सकते हैं इन विच दे कैन मार्च, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बन सकते हैं, ठीक। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सोचिए, देखिए हम दोनों ही नंबर्स का एक ऐसा फैक्टर ढूंढ लेंगे जो हाईएस्ट हो, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, मैक्सिमम, यहाँ पे पूछा है मैक्सिमम, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, HCF ऑफ 616 और 32, ठीक है। 616 का और 32 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें ढूंढ लेना है, और वही होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। 616 को आप फैक्टराइज कर लीजिए, 32 को फैक्टराइज कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। इन माय ओपिनियन आंसर विल बी, देख लेते हैं फिर से क्या आता है। जैसे 616 का करते हैं तो 2 3 ज़ा 6, 0 and 8, राइट। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 and it will be 4, done. 2 7 ज़ा 14 and 1 2 7 ज़ा 14, 7 and here it will be 11 and 11 1। इसी तरह से अगर 32 का करते हैं तो 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, और इनका अगर हम HCF देखें तो दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है और उसकी स्मॉलेस्ट पावर 3 है, राइट। तो HCF आएगा 8, ठीक। एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन को, हम चाहे तो 2 ही कॉलम बनाते हैं, लेकिन इन्होंने हमसे पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बन सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब इन दोनों का, मतलब कि दोनों ही पर्सन मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स में चलें, ठीक है।
ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम बनाने हैं, तो वो हमें बेसिकली दोनों का ही एक कॉमन फैक्टर ढूंढना है, और वो कैसा होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपके लिए एक होमवर्क के रूप में दूंगा, ठीक, समझा देते हैं। एक स्वीट सेलर है भाई, बर्फी वर्फी बेचता है, 420 उसके पास काजू बर्फी हैं, 130 बादाम बर्फी हैं, ठीक है, मिठाई बेचता है। वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि उनको वो स्टैक करे, मतलब जैसे होता है ना चट्टा, एक के ऊपर एक बर्फी लगाना चाहती है, ठीक है, और इस तरह से लगाना चाहती है कि हर चट्टे में, मतलब हर उसके पाइल में सेम नंबर ऑफ बर्फीज हों, मतलब कि 420 को भी डिवाइड करना है उसे 130 को, लेकिन बर्फीज का जो पाइलअप है वो सेम नंबर ऑफ बर्फीज का होना चाहिए। और लीस्ट एरिया ले, ट्रे में जो लीस्ट एरिया हो, जैसे होते नहीं है जिसमें वो लोग रखते हैं मिठाई वगैरह, वो उसमें लीस्ट एरिया ले। तो लीस्ट एरिया लेने का मतलब क्या हुआ, सोचिए, लीस्ट एरिया लेने का मतलब हुआ, पहले तो देखिए सेम नंबर ऑफ बर्फीज रखने हैं, तो हमें एक कॉमन फैक्टर ढूंढना है, ठीक है, हम चाहे तो दो दो की भी रख सकते हैं, दोनों में ही हो जाएगा, लेकिन हमें एरिया भी लिस्ट करना है, कम करना है, तो हमें बेसिकली इसमें क्या करना है, HCF निकाल देना है, हमें इसमें HCF निकाल देना ऑफ 420 एंड 130, आंसर हमारा आएगा 10, ठीक है, HCF 420 और 130 का 10 ही आना है, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है, तो 10 अगर वो बर्फीज लगाएगी तो लीस्ट एरिया भी लगेगी और सेम नंबर ऑफ बर्फीज डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो आपको पिछले वीडियो में मैंने कवर किया है कि एक सर्कुलर पार्क है, उसके अराउंड 2 लोग राउंड कर रहे हैं, ठीक, एक को 18 मिनट लगते हैं, एक को 12 मिनट लगते हैं, वो दोबारा कब मिलेंगे, दोबारा कब घंटी बजेगी, ये सब में दोबारा कब सिग्नल की लाइट एक साथ बदलेंगी, सब में एलसीएम वाला कंसेप्ट करना है, ठीक, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, आंसर आ जाएगा हमारा 36 मिनट, ठीक है, आंसर हमारा 36 मिनट आ जाएगा। आप पॉज करके वीडियो को समझ सकते हैं, और इसको हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट है, हाँ ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, 3 भाई पीपल हैं, वो एक रेक्टेंगुलर ट्रैक के अराउंड दौड़ रहे हैं, जैसे ये हमारा एक रेक्टेंगुलर ट्रैक है, 3 लोग हैं इसके अराउंड दौड़ रहे हैं, एक बंदा मान लीजिए ए, हमारा पर्सन ए इसके अराउंड दौड़ता है, तो उसे 2 आवर्स लगते हैं, ठीक, फिर हमारा दूसरा बंदा बी जो इसके अराउंड दौड़ता है, तो उसको 4 आवर्स लगते हैं, ठीक है, फिर तीसरा बंदा सी जो इसके अराउंड दौड़ता है, उसको 5.5 आवर्स लगते हैं, ठीक। हमें बताना है व्हेन विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वो दोबारा फिर से कब मिलेंगे, जब भी दोबारा वाली बात है तो है एलसीएम वाला कंसेप्ट लगाना। लेकिन सर यहाँ तो 5.5 है, क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या करना है, 120 मिनट 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मिनट्स में कन्वर्ट कर लीजिए, 240 मिनट, ठीक, और लास्ट में ये हमारा हो जाएगा 5.5 को करते हैं तो 5 6 30, इसको ऐसे कर लेते हैं 55.10 इंटू 60, 1 जा 6 जा, इट विल बी 5 6 30 एंड 3 कैरी 330 मिनट। अब इन सभी का एलसीएम निकाल लीजिए, जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर लीजिए 60 से, ठीक, और आपको घंटे पता चल जाएंगे, कितने घंटे बाद वो दोबारा फिर से मिलेंगे, ठीक है। मिनट में हमने कन्वर्ट किया क्योंकि यहाँ पे डेसिमल वैल्यू है, ठीक, तो हम इन सभी का क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, फिर एलसीएम का जो वैल्यू आएगी मिनट्स में उसको आवर्स में दोबारा कन्वर्ट कर लेंगे बाय डिवाइडिंग बाय 60, ठीक, इस तरह से ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पीसेज ऑफ टिम्बर, ठीक, 3 पीसेज हैं टिम्बर के, एक 48 मीटर लॉन्ग है, एक 56 मीटर लॉन्ग है, एक 72 मीटर लॉन्ग है, आर नाउ टू बी डिवाइडेड। अब देखिए डिवाइडेड की बात जब भी आए तो मतलब फैक्टर वाले कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ सेम लेंथ। अब हम चाहे तो भाई दो करके बांट दें, ठीक है, इसके कितने टोटल बन जाएंगे 24 प्लैंक्स, दो करके अगर बांटे भाई, एक प्लैंक 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, इसके भी दो करके बांट सकते हैं, इसके भी दो करके बांट सकते हैं, लेकिन पूछा ये नहीं है, पूछा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक। मतलब डिवीजन जो आप करिए वो ऐसा करिए कि सभी के सबसे ग्रेटेस्ट प्लैंक, मतलब कि कॉमन फैक्टर तो बताना है बट सबसे बड़ा HCF, इन सभी का क्या बताना है, HCF बताना है, इन सभी का HCF। अब आप इसको ट्राई आउट कर सकते हैं, आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर आएगा 8, ठीक है, मतलब जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ होगी वो होगी 8 मीटर, ठीक है,
8 मीटर। एचसीएफ आप सभी का फाइंड करेंगे। क्यों फाइंड करेंगे एचसीएफ? पहले तो इक्वल लेंथ में डिवाइड करना है, मतलब फैक्टर की बात कर रहा है। ग्रेटेस्ट पॉसिबल की बात कर रहा है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है। एंड हाउ मेनी प्लैंक्स, और कितने ऐसे प्लैंक्स बनेंगे, तो इसको आप कर सकते हैं। जैसे 48 को डिवाइड कर लीजिए 8 से, तो ये तो हो जाएंगे 6 प्लैंक्स। फिर 56 को आप डिवाइड कर लीजिए 8 से, ये तो हो जाएंगे 7 प्लैंक्स। और फिर इसी तरह से 72 को 8 से डिवाइड कर लीजिए, ये तो हो जाएंगे 9 प्लैंक्स। 7 6 13, 13 9 22 प्लैंक्स बन जाएंगे। मतलब टोटल तख्तियां जो बनेंगी वो 22 बन जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट है देखिए ट्रैफिक लाइट्स, तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाए। वो अलग अलग क्रॉसिंग्स पे हैं, 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड्स पे बदलती हैं। 7 बजे एक साथ बदली थी, फिर वो दोबारा कब एक साथ बदलेंगी? क्या करेंगे? LCM, तीनों का LCM निकाल दीजिए। 48, 72 और 108 का LCM निकाल दीजिए। फिर आपकी जो भी वैल्यू आएगी सेकेंड्स में, उसको आप मिनट में वैल्यू करके 7 AM में जोड़ दीजिएगा। ठीक है, करेंगे अपने आप? ठीक है, कमेंट्स में आंसर डालिएगा क्वेश्चन नंबर्स के साथ। नेक्स्ट, हाँ अब हम पहुंच चुके हैं असर्शन रीजन पे। इसमें कई बार होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कंफ्यूजन के लिए नहीं है। आप मैथ्स पढ़ रहे हैं SGD क्लासेस पे, तो ध्यान रखिए कंसेप्ट्स बहुत क्लियर होंगे आपके। तो पहला है असर्शन। क्या होता है सर? असर्शन कुछ नहीं होता है। असर्शन है, कुछ तो होता ही है, सॉरी। असर्शन है एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जिसे हम जनरली मानते हैं सही है। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसे हम जनरली मानते हैं सही है, हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। रीजन क्या है? उस स्टेटमेंट को समझाने की कोशिश करता है या उसे जस्टिफाई करता है। सॉल्विंग टेक्निक क्या लिखा है? ठीक है, पहले आप दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लीजिए, अलग अलग दोनों को समझ लीजिए, ट्रू है या फॉल्स है, सही है या गलत, थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा। फिर अगर दोनों ही सही हो, बोथ आर ट्रू, तो देखिए क्या जो दूसरा वाला रीजन है वो पहली बात को एक्सप्लेन करता है, उसका वाई का आंसर देता है। ठीक है, दूसरा रीजन अभी समझाते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, नो टू पॉजिटिव नंबर्स कैन हैव 18 एज देयर HCF एंड 380 एज देयर LCM। अरे सर समझ में नहीं आया। ठीक है, बताते हैं। रीजन लिखा है LCM इज ऑलवेज कंप्लीटली डिविजिबल बाय HCF। LCM इज ऑलवेज कंप्लीटली डिविजिबल बाय HCF। ठीक, LCM कभी भी किन्हीं दो नंबर्स का हो वो हमेशा HCF से डिविजिबल होता है। दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम 3 और 4 की बात करें तो इनका HCF क्या है? HCF तो सर इनका 1 आएगा। इनका LCM क्या आएगा? इनका LCM 12 आएगा। जरा ध्यान दीजिए, LCM और HCF डिवाइड होके हमेशा एक पॉसिबल कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा। इसी तरह से आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 5 ले लीजिए और 25 ले लीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका क्या आएगा? 5 आएगा सर। LCM क्या आएगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल 25 आएगा सर। डिवाइड करिए, LCM और HCF हमेशा डिवाइड हो जाएंगे, हमेशा डिवाइड हो जाएंगे। LCM इनका ये आएगा पक्का, देख लेते हैं। 5 और 25, 5 1 5, हाँ 25 आएगा। तो LCM हमेशा HCF से डिविजिबल होता है। इसका मतलब हमारा रीजन तो सही है। ठीक है, ये कंसेप्ट हो सकता है आपके लिए न्यू हो, ये बात ध्यान रखिएगा। LCM हमेशा डिविजिबल होता है HCF से। ठीक है, अब पहली बात में क्या कहा है? नो टू पॉजिटिव नंबर्स कैन हैव 18 एज देयर HCF, मतलब कोई भी ऐसे दो नंबर्स नहीं है जिनका 18 HCF हो और LCM हो 380। LCM हो 380, जरा डिवाइड करिए 380 को 18 से, क्या कंप्लीटली डिविजिबल होगा? क्या कंप्लीटली डिविजिबल होगा? 9 1 9, फिर हमारा उधर 10 बच जाएगा, नहीं हो पाएगा। 380 और 18 नहीं डिवाइड होगा कंप्लीटली। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो बात कह रहे हैं वो सही है कि कोई भी दो नंबर्स का HCF 18 और LCM 380 नहीं हो सकता। इसका मतलब असर्शन जो है वो ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, दोनों ही बातें सही हैं। कोई भी दो नंबर्स का HCF 18 हो और LCM 380 हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि LCM हमेशा HCF से डिविजिबल। देखिए क्यों, दूसरी वाली बात पहली बात को एक्सप्लेन कर रही है। बोथ असर्शन A एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। देखिए पहले ऑप्शन में ये होता है कि A और R दोनों ही सही हैं और R जो है पहली बात का एक्सप्लेनेशन है। दूसरे ऑप्शन में क्या होता है? बोथ सही हैं बट रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरी बात में क्या कहते हैं? असर्शन तो शुरू सही होता है, रीजन फॉल्स होता है, अभी कराएंगे, और असर्शन फॉल्स होता है, रीजन ट्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 150 देन देयर LCM इज 130 सॉरी 30। तो देखिए HCF 5 है, ठीक, और LCM है 30, ठीक, तो उनका प्रोडक्ट 150 होगा, नंबर्स का होगा ही होगा क्योंकि HCF और LCM का भी प्रोडक्ट 150 आ रहा है, ठीक है। तो HCF अगर दो नंबर का 5 है और उनका प्रोडक्ट अगर दो नंबर्स का 150 है तो उनका LCM 30 होगा, डेफिनेट है, सही है बात। लेकिन रीजन पढ़िए, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स A and B HCF ऑफ AB प्लस LCM ऑफ AB, ये सब कर पढ़ा है, ये तो नहीं पढ़ा है, ठीक। प्रोडक्ट होता है HCF और LCM का, एडिशन नहीं, ठीक है, एडिशन नहीं, सम नहीं, ठीक। तो पहली बात तो सही है, दूसरी बात गलत है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, रीजन तो गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है HCF ऑफ टू नंबर्स इज 16, उनका प्रोडक्ट है दो नंबर्स का 3072, LCM 162। अब ये आपके होमवर्क के लिए है, ठीक है। मैं रीजन दिखा देता हूँ, PQ दो पॉजिटिव इंटीजर HCF इंटू LCM इज इक्वल टू P इंटू Q, ये तो बात सही है, रीजन तो सही है। पहली बात को चेक करिए और कमेंट्स में क्वेश्चन नंबर्स के साथ आंसर दीजिए, ठीक है। HCF दो नंबर का 16 है, उनका प्रोडक्ट 3072 है, LCM उनका 162 होगा, ये बात सही है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, वही A इंटू B इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का करके, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये होमवर्क में है आपके लिए। नेक्स्ट HCF ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स इज 2। कंसेक्यूटिव क्या होता है सर? कंसेक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ठीक है। इसी तरह से कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स का मतलब 2 4, राइट, 4 8 12 16, ये क्या हो जाएंगे? कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और दूसरी बात में क्या कहा गया है, मतलब पहली बात को कह रहा है कि दो कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स हो उनका HCF 2 होता है, ठीक। और दूसरी बात में कह रहा है इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, तो ये तो बात सही है भाई, इवन नंबर्स डिविजिबल होते हैं 2 से, तो रीजन तो पक्का सही है, ठीक है। अब जरा HCF को समझ लेते हैं। जैसे देखिए 2 और 4 का HCF क्या होगा बताइए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 2 ही है। HCF ऑफ 4 एंड 8 क्या आएगा? 2 ही आएगा, ठीक है। 12 और 16 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा? ठीक, कंसेक्यूटिव, सॉरी यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, कंसेक्यूटिव नहीं है, देखिए मिस्टेक हुई, यहाँ पे ये 6 होना चाहिए, यहाँ पे ये 6 होगा, यहाँ पे ये 14 होगा, हाँ। तो अब जरा HCF ऑफ 4 और 6 देखिए 2 ही आएगा, HCF ऑफ 12 और 14 देखिए 2 ही आएगा। इसका मतलब पहली भी बात सही है, किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स का जो HCF होता है वो 2 होता है और इवन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल होते हैं। बातें दोनों सही हैं, लेकिन क्या दूसरी बात पहले के जस्टिफिकेशन या वाई का आंसर करती है? नहीं भाई, वहाँ तो कंसेक्यूटिव HCF का कंसेप्ट ही अलग है, वहाँ तो हमने HCF निकाल के देखा तो आ रहा है, लेकिन उसका इवन नेचुरल नंबर्स की डिविजिबिलिटी बाय 2 से लेना देना नहीं है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। नेक्स्ट अब थोड़ा ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर Q है, उसको हम इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं, B क्या है? एक प्राइम नंबर है, B क्या है? एक प्राइम नंबर है, यहाँ पे जो B है वो एक प्राइम नंबर है, अदर देन 3 and 7, 3 और 7 के अलावा, ठीक। तो अब असर्शन कह रहा है Q एक डेफिनेटली ऑड नंबर है, Q मतलब हमारा ये 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू B, तो Q डेफिनेटली और तब हो सकता है जब B अगर 2 ना हो, B अगर 2 हो गया तो ये पूरा इवन हो जाएगा, डिविजिबल बाय 2, राइट। लेकिन ये कह रहे हैं कि B एक प्राइम नंबर 3 और 7 के अलावा, तो 2 की पॉसिबिलिटी है, B हो सकता है। अगर भी ये 2 हो जाए, मान लीजिए अगर ये 2 है तो Q डिविजिबल हो जाएगा ना, और ये कह रहे हैं Q डेफिनेटली ऑड, गलत। असर्शन क्या है? फॉल्स, ऑप्शन डी कर देंगे क्योंकि उसी में असर्शन फॉल्स दिया है। और दूसरा समझ लेते हैं रीजन, 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर एक ऑड नंबर होगा, ऑब्वियसली बात है, 3 एक प्राइम है, 7 एक प्राइम है, ठीक है। इनके स्क्वायर्स अगर हम करते भी हैं तो हमें बेसिकली एक ऑड ही नंबर मिलेगा, ठीक है, तो रीजन ट्रू हो जाएगा। हालांकि जब असर्शन फॉल आ जाए तो ऑप्शन डी पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा असर्शन, रीजन, वर्ड प्रॉब्लम्स और ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खत्म होती है, ठीक। थैंक यू आपका इतनी देर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल SGD क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, और बहुत ही जल्द हम लेके आने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। और एक बात स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, मैथ्स कभी भी टफ नहीं है, ठीक है। मैथ्स को बनाइए आसान SGD क्लासेस के साथ, बस आपको क्वेश्चन के साथ लगे रहना है, ये वेरिएबल से डरिए मत, आप हैं जो सॉल्यूशन निकाल के देंगे। थैंक्स।